दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। आपका शेयर ट्रैक में स्वागत है। आज ये हमारे ह्यूमन इम्यून सिस्टम और HIV की मिनी सीरीज़ जो है उसकी 6ठी एपिसोड है। मैं तो काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ अच्छी हिंदी बात करने की, लेकिन बहुत साल हो गए हिंदी बात किए हुए, तो गलतियाँ हो जाए तो माफ़ कर देना। और जहाँ मैं इंग्लिश शब्द यूज़ करूँगा, आप हो सके तो गूगल में चेक कर लीजिए, तो आपको उसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा। तो पूरी कोशिश जम के कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी में बात करना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि प्रैक्टिस छूट गई है। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक्सिशन बायो का EBT 101 के बारे में, उसकी जानकारी लेंगे। और मैंने और दो नए थेरेपीज़ के का नाम ढूंढ निकाला है, और अगले फ्राइडे और उसके बाद के फ्राइडे में उन दो थेरेपीज़ के बारे में बात करूँगा। एक थेरेपी जो है अभी अभी FDA ने अप्रूव किया है, वैक्सीन है, और दूसरी थेरेपी जो है वो अभी क्लिनिकल ट्रायल पे आने वाली है, तो उसके बारे में बात करूँगा। तो नाम जानने के लिए, इन थेरेपीज़ का नाम जानने के लिए आप इस प्रोग्राम को अंत तक देखें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफाई बटन दबा देना, ताकि आपका कोई एपिसोड मिस ना हो जाए। और इसके पहले का कोई एपिसोड आपने नहीं देखा हुआ तो आप होम पेज में जाइए, हमारे चैनल के होम पेज में जाकर आप ढूंढ सकते हैं। इसके पहले 5 एपिसोड हमने बनाए हैं। चलो इसके साथ हम शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड का। दोस्तों हमारी शरीर बनती है बहुत सारे सेल से, और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है DNA। और ये DNA जो है ये हमारे पूरे शरीर की प्रोग्रामिंग है। इसके अंदर पूरा सब कुछ है, पूरी रेसिपी है एक इंसान को बनाने की और इंसान को जीवित रखने की, और इंसान के अंदर जितने प्रक्रियाएं हैं उन्हें चालू रखने की, और हमारे शरीर के अंदर के सब संतुलन को ठीक रखने की। ये सब करने के लिए DNA के अंदर पूरी इंस्ट्रक्शंस है। और DNA हमारे शरीर में हर एक तरह के काम काज और संतुलन प्रोटीन्स बनाकर करता है। DNA के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। हर एक जीन जो है वो एक प्रोटीन बन सकता है, वो एक प्रोटीन का रेसिपी होता है। तो जब हमारे सेल को किसी तरह की स्ट्रेस होती है या परेशानी होती है, तो सेल जो है वो DNA को बोलता है कि भाई मुझे परेशानी हो रही है, इलाज करो। तो DNA जो है उसमें से सही जीन को ढूंढकर उस जीन की कॉपी बाहर फेंकता है, उसे हम mRNA कहते हैं। वो जीन की जो कॉपी बाहर आती है उसे हम mRNA कहते हैं। mRNA जब जीन DNA से बाहर आती है और न्यूक्लियस के बाहर आके सेल के अंदर प्रवेश करती है, तो सेल में राइबोसोमल RNA होता है जो इस रेसिपी को पढ़ता है, mRNA को पढ़ता है, और उसके अंदर जो रेसिपी लिखी हुई है उसके अनुसार एक प्रोटीन बनाता है। इस तरह से हमारे शरीर की संतुलन और सब प्रक्रियाएं चलती है। जब जीन खराब हो जाती है तो प्रोटीन खराब निकलती है, प्रोटीन खराब निकलती है तो शरीर में तकलीफ होती है। तो हम लोग जीन थेरेपी के थ्रू जो जीन में खराबी आई है उसको हम रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, या तो शरीर के अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डालकर उसके ज़रिए प्रोटीन बना लेते हैं जो संतुलन ला सके शरीर के लिए। तो इस तरह से अब बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं आजकल। कंपनीज बहुत सारे आविष्कार कर रहे हैं कि किस तरह से जीन्स को यूज़ करके हमारे शरीर को ठीक कर सके तरह तरह की बीमारियों से। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये DNA, ह्यूमन DNA जो है ये बहुत बड़ी है, और एक DNA का पूरा मैपिंग करने के लिए, यानी कि DNA में पहले से लेकर आके अगर हम एक शहर का मैप बनाते हैं, उसका मतलब क्या है, शहर का नक्शा बना रहे हैं, तो हर एक रास्ता कोना सबका हम डायग्राम बना देते कि कैसे कैसे कौन किससे जुड़ता है। तो उसी तरह से DNA का पूरा डायग्राम बनाने के लिए बहुत साल लगे और बहुत सारी मशीनें लगी। और अभी हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जो DNA का डायग्राम बनाने के लिए 1 दिन के अंदर बना सकती है, और $1000 के अंदर पूरा किसी का भी DNA का जीनोम मैप करके बता सकती है। तो बहुत सारी प्रगति हो गई है, और उसके वजह से HIV का इलाज भी थोड़ा आसान पड़ रहा है। और DNA में, हमारे DNA में 8% जो है जीन्स वो पुराने रेट्रोवायरस के अवशेष है, यानी कि रिमेनेंट्स ऑफ प्रीवियस एंशिएंट रेट्रोवायरसेस। तो ये रेट्रोवायरस क्या चीज़ है? ऑर्डिनरी वायरस जो होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, बीमारी करता है, फिर बाद में अपने आप चले जाता है।
हमारे शरीर में कुछ बाकी रहता नहीं वायरस का। लेकिन रेट्रोवायरस जो होता है वो आके हमारे डीएनए के अंदर अपने आप को बसा लेता है, और जब वो हमारे डीएनए के अंदर अपने आप को बसा लेता है तो फिर ऐसा भी होता है कि वो कोई सेल इस तरह का सेल में बस जाता है जो सेल डिवीज़न होती हो, यानी कि आगे चलकर जो उस व्यक्ति के बच्चे होंगे उनमें भी वो डीएनए में इस वायरस का डीएनए शामिल होगा, इसलिए उसे हम रेट्रोवायरस कहते हैं, जो हमारे डीएनए के साथ जम जाता है। एचआईवी जो है वो उस तरह का रेट्रोवायरस है जो हमारे डीएनए में जाके शामिल हो जाता है, इसलिए एचआईवी एक तरह से ख़राब है। दूसरी तरह से एचआईवी इसलिए ख़राब है क्योंकि एचआईवी जो है वो हमारे CD4 सेल का नाश करता है और हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको पूरी तरह से बेकार करने की कोशिश करता है, और जब वो सफल हो जाता है तो एड्स हो जाती है, और एचआईवी का आखिरी शरण जो है वो एड्स होता है। तो उसकी वजह से भी एचआईवी ख़राब है। और एक तीसरा बड़ा कारण यह है जिसकी वजह से एचआईवी ख़राब है, वो ये है कि एचआईवी जो है उसकी कोई अनजानी प्रक्रिया है जिसकी वजह से वो जाके शरीर में छुप सकता है, और जब चाहे वो छुपे हुए जगह से वापस आके शरीर पे हमला कर सकता है। तो उसकी वजह से एचआईवी जो है वो एक ख़राब रेट्रोवायरस माना जाता है। आजकल बहुत थेरेपी है हमारे पास जो आधुनिक भी है और नए बन रहे हैं थेरेपी, जो जीन थेरेपी यूज़ करके एचआईवी को हराने के लिए। लेकिन ये सब थेरेपी जो है ये फंक्शनल क्योर गिने जाते हैं। ये सब फंक्शनल क्योर इसीलिए गिने जाते हैं क्योंकि इनके द्वारा जो है शरीर में एचआईवी का जितने भी वायरस होंगे वो मारे जा सकते हैं। लेकिन जब एचआईवी छुप जाता है शरीर के अंदर तो इन फंक्शनल क्योर्स को एचआईवी दिखाई नहीं देता और वो उनको मार नहीं सकते। और जब हमारे शरीर से फंक्शनल क्योर का असर ख़त्म हो जाता है तो ये छुपे हुए एचआईवी वायरस उसके कॉपीज़ बनाकर वापस शरीर पे हमला करता है। इसके वजह से एचआईवी जो है ये बहुत ही ख़राब वायरस है। और हमारे पास अभी जितने क्योर्स है, पहला ले लीजिए ART क्योर जो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये हर रोज़ लेनी पड़ती है। उसकी वजह से एचआईवी वायरस जो है उसके ऊपर काबू रहता है और शरीर में एचआईवी वायरस ना के समान हो जाता है। सिर्फ जो छुपे हुए कॉपीज़ रहते हैं वो वही रहते हैं। जब भी एचआईवी सर बाहर निकालने की कोशिश करता है तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इसको मार देता है और आपके CD4 सेल को बचाए रखता है और आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और आखिरी एपिसोड में हमने ये देखा था कि AGT103-T किस तरह से काम करता है। वो एचआईवी वायरस के लिए कुछ करता नहीं, लेकिन वो CD4 सेल को बचा लेता है, और अगर एचआईवी वायरस CD4 सेल को अंदर इसके बावजूद घुसे तो अंदर स्मॉल इंटरप्टिंग RNA के ज़रिए उसे बसने और मल्टीप्लाई करने से रोक देता है। आज के एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि EBT-101 किस तरह से काम करता है। EBT-101 जो है ये एक्सिशन बायो का बनाया हुआ थेरेपी है। एक्सिशन बायो के पास एक प्लेटफॉर्म है जिनमें वो CRISPR-Cas9 इस्तेमाल करते हैं, और उनके प्लेटफॉर्म में उनके पास कंप्यूटराइज सिस्टम है जो ये जानकारी ले सकता है कि CRISPR-Cas9 के ज़रिए उन्होंने जो गाइड RNA बना के शरीर में उसे डाल दिया तो वो सही जगह पे जाकर एडिट करता है कि नहीं। तो गाइड RNA का काम है कि हमारे DNA में जाकर सही जगह पर जाकर चिपक जाए और CRISPR-Cas9 को वहाँ ले जाए। और CRISPR-Cas9 का काम है कि जहाँ पर गाइड RNA उसको चिपकाया वहाँ पर कट करे DNA को। तो इस तरह से CRISPR-Cas9 और गाइड RNA साथ में मिलके काम करते हैं, और इन दोनों को वायरस के अंदर डाल के हमारे शरीर में पेश किया जाता है। एक्सिशन बायो के पास एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है जिसमें वो इस वायरस को बना के ये जांच कर सकता है कि ये DNA में सही जगह पे जाके बैठता है कि नहीं और सही जगह पे CRISPR-Cas9 को काटने देता है कि नहीं। तो एकदम प्रेसिशन बनाने का इनके प्लेटफॉर्म में कैपेबिलिटी है, और इसके ज़रिए इन्होंने बनाया है EBT-101। और EBT-101 में एक नहीं बल्कि 2 गाइड RNA है, और ये 2 गाइड RNA के ज़रिए EBT-101 जो है हमारे शरीर के अंदर जाता है, और जैसे ही उसे HIV वायरस मिलता है, जहाँ भी मिलता है वो HIV वायरस में 2 जगह पर बड़ी बड़ी कट्स करके उसके पीसेस निकाल देता है। समझ लीजिए
जैसे हम महाभारत रामायण देखते हैं कि किसी राक्षस को कैसे मारा, और सर काट दिया, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, सब काट दिया, तो फिर राक्षस जुड़ नहीं सका और वो मर गया। तो उसी तरह से ये जो है HIV को उसी तरह से बड़ी बड़ी हिस्से में काट कर उसे ख़त्म कर देता है EBT 101। तो ये बात है EBT 101 की। और EBT 101 जो है इसने जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है उसमें अच्छी तरह से काम कर लिया, इसलिए FDA ने इसे फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए परमिशन दे दी। EBT 101 जो है फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में सेफ्टी के लिए जांचा जाएगा। सेफ्टी का मतलब है अगर EBT 101 किसी को आप दो तो उसके वजह से किसी के शरीर में तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से कि किसी मरीज़ को कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए या उसकी मौत ना हो जाए या उसको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। तो वो जांच करने के लिए पहली डोज जो है फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में होती है। मेरे ख्याल से EBT 101 का फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल ख़त्म होने को आया है और किसी भी वक्त उनका जांच होकर फेज़ 2 में जाने की तैयारी होगी। और यहाँ मसला ये है कि जैसे अमेरिकन जीन थेरेपी है उसी तरह EBT 101 जो है प्राइवेट कंपनी है। हमारे पास जो पब्लिक कंपनीज़ है जैसे क्रिस्पर थेरेपेटिक्स हो या बीम थेरेपेटिक्स हो, ये सब पब्लिक कंपनी जो है इन्हें कायदे अनुसार हर 3 महीने आकर जिन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया हो उन्हें अर्निंग्स रिपोर्ट बताना पड़ता है। और अर्निंग्स रिपोर्ट जब वो बताते हैं तब वो उनके पास जितने भी थेरेपी रिसर्च में है उसकी क्या स्टेटस है उसके बारे में जानकारी देते हैं, जो कि अमेरिकन जीन थेरेपी और एक्सिशन बायो जो है प्राइवेट कंपनीज़ है उनके ऊपर ऐसा कोई रूल नहीं है। इसलिए हमें कुछ पता नहीं चलता है कि कंपनी के अंदर ये थेरेपी किस तरह से आगे बढ़ रही है, कोई परेशानी हुई है क्या, कि प्रगति अच्छी हुई है, इसका कोई हमें खबर नहीं है। और मैं तो लगातार कोशिश कर रहा हूँ, EBT को मैंने ईमेल के ऊपर ईमेल भेजा है, वहाँ के अलग अलग ऑफिसर्स से कांटेक्ट किया, लेकिन उनका मेरे पास रिस्पांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम तो छोटे चैनल है ना। अगर CNN या CNBC जाके उन्हें पूछे तो तुरंत वो आ जाएंगे बात करने को। हम तो छोटे चैनल हैं, हमारे पास सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो हालांकि छोटे चैनल है इसलिए वो हमारे साथ बात नहीं करते हैं। तो मैं हमेशा ढूंढते रहता हूँ साइंटिफिक जर्नल में और FDA में जाके कि EBT 101 के बारे में कोई जानकारी है क्या। और जो बात रही अमेरिकन जीन थेरेपी की, उसके साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। वो हमें सामने से बताते हैं कि भाई इतना हो गया है। उन्होंने कहा है कि और 2 हफ्ते में हमारे साथ दोबारा बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने सब डेटा जमा किया है, अभी फेज़ 2 में जाने की तैयारी है। तो और 2 हफ्ते के बाद मैं उन्हें अप्रोच करूंगा, तो मुझे यकीन है कि वो हमें एक और इंटरव्यू देंगे और उनका जो थेरेपी है उसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन इस तरह का कनेक्शन मेरा EBT के साथ नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही मौका मिले मैं आपको उसके बारे में और जानकारी पेश कर सकता हूँ। और ये जो EBT 101 थेरेपी है, जब फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल में जाएंगी तब वो देखेंगे कि इसका डोसेज और ये कितना इफ़ेक्टिव है, यानी कि इसका असर कितना पड़ता है। अगर 10 पेशेंट के ऊपर इसे दिया तो 10 के 10 अगर HIV से बच सके तो वो HIV सफरिंग पेशेंट्स जो है उनको ले आते हैं और उन्हें ये थेरेपी देते हैं और देखते हैं कि उस पर क्या असर पड़ा है, HIV का वायरस कम हुआ कि नहीं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की जितना काम करता है कि नहीं। तो जब ये वैक्सीन देंगे, जब ये थेरेपी वो उनको देंगे, तब ART बंद करा देंगे और थेरेपी का असर देखेंगे कि किस तरह से हुआ। तो पहले थेरेपी दे देंगे, 1 हफ्ता 10 दिन के बाद वो लोग ART को बंद करा देंगे और फिर 2 या 3 हफ्ते के बाद देखेंगे। ऐसा कुछ उनका प्लान होता है। तो EBT किस तरह से करने वाला है हमें पता नहीं, उनके साइंटिस्ट डिसाइड करेंगे, फिर FDA के साथ वो डिस्कस करेंगे। FDA मंजूर हो जाएगा तो फिर वो शुरू करेंगे FDA के सुपरविजन में, फिर डेटा उनको बताएंगे। जब FDA हाँ बोलेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से अभी ये फेज़ 1 से फेज़ 2 में जाने की तैयारी है। तो जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी उसके बारे में मैं आपको आके सब खबर दे दूँगा। और ये जो फंक्शनल क्योर है, इसका ऑपोजिट जो होता है वो है स्टेरलाइजिंग क्योर। स्टेरलाइजिंग क्योर का मतलब है कि जब क्योर दिया तो पूरे के पूरे एक भी वायरस बाकी बचेगा नहीं शरीर में। तो ये फंक्शनल क्योर है। ये कब स्टेरलाइजिंग क्योर हो सकते हैं,
ये तब स्टेरलाइजिंग क्योर हो सकते हैं जब हम ये जान लें कि HIV किस तरह से शरीर में जाके छुप के बैठता है और किस तरह से वो एक्टिव होता है। जब हमें वो पता चल जाएगा तो हम एक ऐसी थेरेपी बना सकते हैं जिसको देने से HIV शरीर में सभी जगह से जागृत होकर बाहर निकल जाएगा, और फिर हम उसके अंदर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी डाल देंगे तो वो पूरे वायरस का खात्मा कर देगा और उसे स्टेरलाइजिंग क्योर कह सकते हैं। हम अब उस स्थान तक नहीं पहुँचे हैं। हमारे कोई सब्सक्राइबर्स ने सवाल पूछे हैं जो मैंने कई बार जवाब दिए हैं, लेकिन बार बार वही सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आज उन सब सवालों का जवाब देने वाला हूँ अगले 5 मिनट में। हमारे कोई सब्सक्राइबर ने पूछा है कि EBT 101 और AGT 103 दोनों एक साथ ले ले तो शायद HIV को पूरी तरह से निकाल सकते हैं। तो मैंने दोनों का मैकेनिज़्म देखा है और आपको भी समझाया, और मुझे लगता है कि ये बात सही नहीं है, और इसके कारण कई है। पहला कारण ये है कि AGT 103 जो है वो CD4 सेल की सुरक्षा के ऊपर ध्यान देता है, और अगर CD4 सेल के सुरक्षा को तोड़ के HIV अंदर आ जाए तो उसे CD4 में बसने और CD4 के अंदर से मल्टीपल कॉपीज़ बनाने से मना करने के लिए siRNA डाल के रखता है। तो इस तरह से AGT 103 काम करता है। EBT 101 जो है HIV को जहाँ मिले वहाँ पकड़कर बड़े बड़े टुकड़ों में काट के उसे ख़त्म करता है। तो ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और जब आप दोनों थेरेपी एक साथ लोगे, समझ लो दोनों ले लिया, तो इन दोनों का जो कॉस्ट है, खर्चा है, वो बहुत भारी पड़ेगा। दोनों थेरेपीज़ बहुत महंगे होंगे, तो खर्चे के हिसाब से देखने जाओ तो भारी पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि FDA मेरे हिसाब से दोनों को साथ में लेने नहीं देगा। वो डॉक्टर को परमिशन नहीं देगा कि ये दोनों थेरेपी साथ में दे दो, क्योंकि FDA चाहेगा कि आप ये दोनों थेरेपी हमारे सामने लाइए, हमारे सामने आप पेशेंट्स को दे दीजिए, और उसका रेशियो क्या होना चाहिए, कितना AGT होना है और कितना EBT 101 होना चाहिए डोज में, और उसका क्या असर होता है और साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, वो सब देखने के बाद उसमें फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 सब करके फिर अप्रूवल देगी। तो वो तो तुरंत नहीं होने वाला है। तो ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है, ये सब करने के बावजूद HIV जहाँ छुपा होगा उसे तो ये पकड़ नहीं सकते। तो छुपा हुआ HIV जो है, ये AGT 103 और EBT 101 दोनों का असर ख़त्म होने के बाद दोबारा वापस आएगा। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस तरह का जो स्ट्रेटजी है ये काम नहीं करेगा। लेकिन सोचने के लिए तो ये ख्याल अच्छा लगता है। जैसे आप समझ लीजिए, आप एक पिक्चर बनाते हैं, मैं तो पुराने ज़माने का हूँ, हमारे ज़माने में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ये सब बड़े हीरोज़ थे। तो आप एक बड़ी पिक्चर बना लो, उसमें धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और आप अमिताभ बच्चन सबको एक साथ कर लो, और एक तरफ एक विलन लगा दो और बोलो तीनों जाके उस पर हमला करके विलन को मार देते हैं। तो ये तो पिक्चर बनाने के लिए सब मज़े में आता है, लेकिन अगर EBT और AGT 103 को आप साथ में मिलाओ तो इससे काम नहीं होने वाला। तो ये रही पहली बात। और दूसरा सवाल ये है कि मुझे एक और व्यूअर बार बार पूछते हैं कि अपना थाईलैंड में एक थेरेपी आया है, उसके बारे में आप बताइए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चैनल में मैं जो भी आपको बताऊँगा वो या तो FDA में से आएगा, नहीं तो रेस्पेक्टेड साइंस जर्नल में से आएगा। दोनों जगह पर मुझे थाईलैंड का कोई भी ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी नहीं है। और हमारे चैनल में कमेंट सेक्शन में भी कई बार ठगी लोग आते हैं जो किसी न किसी डॉक्टर का नाम बताते हैं और कहते हैं कि ये डॉक्टर ने हमें HIV से मुक्त कर दिया, ये डॉक्टर बहुत महान है, और एक हैशटैग डाल देते हैं और कहते हैं हमारे को संपर्क करो। ये सब धोखा देने वाली बात है। जब तक FDA में कुछ नहीं होता, मैं उसके बारे में इस चैनल में वीडियो नहीं बनाऊंगा। हमारे चैनल में अगर FDA में एंट्री नहीं होगा या कोई रेप्यूटेड जर्नल में एंट्री नहीं होगा तो मैं उसके बारे में वीडियो नहीं बनाऊंगा। और थाईलैंड वाले HIV थेरेपी का मेरे पास कोई इस तरह की जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं उसके बारे में वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। इसके अलावा कोई सब्सक्राइबर ने मुझे डॉक्टर साहब कहा है। मैं आपको दोबारा बता दूँ, या ये तो तीसरी या चौथी बार मैं बता रहा हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, और ये चैनल जो है इन्वेस्टमेंट का चैनल है। लेकिन जो कि हम HIV वाले ड्रग्स का इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, इसकी वजह से मैंने HIV की कवरेज की और आप लोग को बहुत पसंद आया, इसलिए मैं इतना सारा
वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ जो जानकारी मिलती है वो वैल्यूबल लगती है और आपको काम आता है, तो इसलिए मैं बनाता हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। और हमारा इंटरेस्ट जो है वो HIV वैक्सीन एज ए इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं वो HIV के पीड़ित है और उन्हें अच्छे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको सब चीज़ों के बारे में ढूंढ कर आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, और इसी तरह से मेरा भी नॉलेज बढ़ जाता है और मेरे इन्वेस्टमेंट में बहुत काम आता है। तो इसकी वजह से आप मुझे डॉक्टर ना समझिए, और मैं यहाँ जो भी बताता हूँ इसके वजह से आप कोई मेडिकल डिसीजन नहीं लेना। हमेशा आपके डॉक्टर से संपर्क करना और आपका डॉक्टर जो बोले सिर्फ वही इलाज करना। इंटरनेट में देखकर इस डिज़ीज़ के बारे में या कोई भी डिज़ीज़ के बारे में आप निर्णय नहीं ले सकते। और अभी आई बात हमारे अगले 2 हफ्ते के लिए। मेरे पास 2 नए टॉपिक्स हैं अगले 2 हफ्ते के लिए। पहला है सनलेन का, जो जिलियड या गिलियड फार्मेसी का है। इसे अभी अभी अप्रूवल मिली है, एक तरह की वैक्सीन है। तो इसके बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी। अगले फ्राइडे को मैं आपको इसके बारे में वीडियो प्रस्तुत कर दूंगा। और उसके बाद वाले वीडियो में मैं एक प्रोफाइल बनाने वाला हूँ प्रोफेसर रामाराव के बारे में। प्रोफेसर रामाराव जो है वो एमरी यूनिवर्सिटी एटलांटा में है और वहाँ पर वो रिसर्च करते हैं। उन्होंने एक HIV वैक्सीन बनाई है जो बंदरों पे काम कर गई है, बहुत अच्छी तरह से काम कर गई है। अभी वो फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आ रहे हैं। और वैक्सीन बनाने में ये समस्या है कि जब आप फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में जाओगे और आप किसी इंसान को HIV वैक्सीन दोगे, वो परफेक्टली हेल्दी इंसान को HIV वैक्सीन दोगे, तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये वैक्सीन काम आ रहा है? उसको HIV देना पड़ेगा, और ये जो है वो बहुत बुरी बात है। तो इसलिए उन्हें वॉलंटियर मिलना बहुत मुश्किल है। तो उन्हें ढूंढना पड़ेगा ऐसे जगह पर जहाँ पर हाई रिस्क लोग हो, जिन्हें उनके वर्क या उनका जीवन का जो परिस्थिति है उसकी वजह से उन्हें HIV का हाई रिस्क है, लेकिन फ़िलहाल वो हेल्दी है। ऐसे लोगों को पकड़ के फिर उन्हें वॉलंटियर बनाकर फिर उन्हें वैक्सीन देनी पड़ेगी फेज़ 1 में, और वो सेफ़ है कि नहीं देखने के लिए। फिर उसके बाद फेज़ 2 में इफ़ेक्टिवनेस के लिए देखना पड़ेगा। तो इसके लिए, इसी की वजह से HIV वैक्सीन बनाने के लिए टाइम लगती है। और मैं रामाराव जी के बारे में प्रोफाइल बनाऊंगा पहले, और मैंने उन्हें ईमेल लिखा है कि शायद वो हमें इंटरव्यू का मौका दें। अगर वो तैयार हो गए तो फिर हम इंटरव्यू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मुझे आपकी सहायता चाहिए। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अभी टेल अवीव में भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, और EBT में जवाब नहीं दे रहे हैं। और अभी रामाराव जी को मैंने अप्रोच किया है, शायद वो जवाब दे सके, ताकि वो भी इंडियन है और मैं भी इंडियन हूँ, तो शायद वो जवाब दे सके। अगर वो नहीं जवाब दे तो कारण यही होगा कि हमारा चैनल छोटा है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर संख्या बढ़ाइए। आपके जो दोस्त होंगे जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, तो उन्हें आप व्हाट्सएप में भेज दीजिए या किसी तरह से ये सब्सक्राइबर बेस बढ़ाइए, ताकि हमारा चैनल देखकर लोग कहें कि हाँ ठीक है, ये चैनल बड़ी है, तो हम यहाँ इंटरव्यू करने को आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए यही हमारे पास है, और मैं फिर दोबारा आपके पास आऊँगा अगले एपिसोड में सनलेनका के साथ। अभी के लिए आज्ञा दीजिए।